इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोलेंगे। अखंड भारत क्या है? जो पहले था। क्या था पहले? ये क्या अखंड भारत की परिकल्पना क्या है? एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा एक दिन। अखंड भारत में कितने देश हैं? एक मिनट भाई, अखंड भारत में कितने देश हैं? अखंड भारत, आपने ये अल्फाज ज़रूर सुना ही होगा। आज इलेक्शन की हर रैली में अखंड भारत का सपना दिखाया जाता है। आपने अक्सर अखंड भारत की बात हिंदुओं से ही सुनी होगी, उसमें भी ज़्यादातर अपर कास्ट हिंदुओं से। सनातन हिंदू राष्ट्र, और इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोलेंगे। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि अखंड भारत इतिहास में पहली बार किस महान राजा ने बनाया था? अगर आप नहीं जानते तो परेशान मत होइए, आप अकेले नहीं हैं। इतिहास हमेशा सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन लोगों के हाथों में ताकत होती है। अगर आप गूगल करते हैं इंडिया के फर्स्ट एम्परर के बारे में तो चंद्रगुप्त का नाम सामने आता है। और मैं बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य ही वो पहले एम्परर यानी राजा थे जिन्होंने अखंड भारत में अपना राज्य स्थापित किया था। और ये पहले अकेले ऐसे शूद्र राजा थे जिन्होंने भारत के इतने बड़े हिस्से पर राज किया। आपने चाणक्य का नाम तो ज़रूर सुना होगा, वो इन्हीं के गुरु थे। ये एक ब्राह्मण फैमिली से थे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक नीची जाति से आया हुआ बालक इतने बड़े साम्राज्य में अपना परचम लहरा देता है और कैसे यह समाज उनकी उपलब्धियों को, उनकी महानताओं को किसी और के हाथ में रख के उन्हें भुला देता है। वीडियो शुरू करते हैं। अभी 2024 चल रहा है। आज से करीब 2600 साल पहले चलते हैं। करीब 340 बीसी में तब भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। जनपद कहते थे शहर को, और कई जनपदों को मिला के बनता था महाजनपद, जैसे अभी स्टेट होते हैं। भारत उस समय इन्हीं महाजनपदों में बटा हुआ था और हर जनपद में अलग अलग राजाओं का राज्य फैला हुआ था। कंबोज के वेस्ट साइड में अलेक्जेंडर था। गंधार और कुरु यानी पंजाब और सिंध के इलाके में पोरस का राज फैला हुआ था। मगध पर उस समय नंदा डायनेस्टी का राज्य था, जिसके राजा धनानंद थे। इस डायनेस्टी की शुरुआत महापद्मनंदा ने की थी। अगर समय में थोड़ा और पीछे जाए तो सबसे पहले हरियंका डायनेस्टी का नाम आता है। इस डायनेस्टी ने 544 से लेके 413 बीसी तक मगध पर राज किया। फिर शिशुंगा डायनेस्टी आई और उसने 413 से लेके 345 बीसी तक मगध पर राज किया। अभी जो नंद डायनेस्टी के संस्थापक हैं महापद्मनंदा, वो पहले शिशुंगा डायनेस्टी की आर्मी में एक जनरल की पोजीशन में थे। हुआ ये था कि शिशुंगा डायनेस्टी को काला शोका राज कर रहे थे। तब महापद्मनंदा एक आम गरीब फैमिली से थे। उनके पिता नाई का काम करते थे और चंद्रगुप्त की तरह ये भी लोअर कास्ट यानी शूद्र कहलाते थे। तो एक बार काला शोका की पत्नी पर एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया। उस समय महापद्मनंदा ने उन्हें उस जंगली जानवर से बचा के महल पहुंचाया, जिसकी वजह से काला शोका की पत्नी के मन में महापद्मनंदा के लिए काफ़ी इज्जत बन गई। बावजूद इसके कि वो एक लोअर कास्ट से थे, काला शोका की पत्नी काला शोका से गुजारिश करती हैं कि महापद्मनंदा को आप अपने राज्य में एक अच्छा पद दें। हालांकि काला शोका पहले ये कह के मना कर देते हैं कि वो एक शूद्र है, हम उसे कोई भी पद नहीं दे सकते। लेकिन बाद में अपनी पत्नी के जिद के आगे उन्होंने महापद्मनंदा को आर्मी में जनरल का पद दे दिया, जिसके बाद पूरे राज्य में काला शोका की बदनामी होने लगी। हर मंत्री उनसे नाराज हो गया कि कैसे उन्होंने एक शूद्र को राजमहल में एक पद दे दिया। लेकिन फिर शुरुआत हुई जंग की। महापद्मनंदा ने शिशुंगा डायनेस्टी के तरफ से लड़ाई लड़नी शुरू की। महापद्मनंदा इतने माहिर योद्धा थे कि उन्होंने जब से आर्मी ज्वाइन की तब से शिशुंगा डायनेस्टी एक भी जंग नहीं हारती है। जंग में महापद्मनंदा के इतने कमाल के प्रदर्शन की वजह से हर तरफ काला शोका की जय जयकार होने लगी, जिसकी वजह से महापद्मनंदा आर्मी के जनरल बने रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कोई भी इंसान कितना काबिल है ये उसकी जाति तय नहीं कर सकती। आपको कई लोग निजी जिंदगी में और सोशल मीडिया में कहते हुए दिखेंगे कि ब्राह्मण का काम है पढ़ना और शूद्र का काम है असिस्ट करना।
कि ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी, ठीक है। आपका क्षत्रिय का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी। वैश्य का मतलब क्या हुआ? मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी, जो भोजन का काम कर रहा है। शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी। ऐसे जाहिलों को इतिहास को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, तभी वो समझ पाएंगे कि असल में अखंड भारत का निर्माण करने वाला और उस पर राज करने वाला एक अकेला शूद्र ही था। न उससे पहले किसी ने अखंड भारत पर राज किया और ना ही उसके बाद कोई और कर पाया। महापद्मनंदा शिशुंगा डायनेस्टी के आर्मी जनरल बने रहे, लेकिन कुछ समय बाद कालाशोका की मृत्यु हो गई। इस अचानक हुई मृत्यु की वजह से सभी मंत्रियों को एक मौका मिल गया, जिससे वो महापद्मनंदा पर कालाशोका की मौत का इल्ज़ाम डाल के उसे राज्य के बाहर फेंक सके, क्योंकि वो एक शूद्र था। लेकिन ये बात महापद्मनंदा को पता लग जाती है। उस समय राज्य से बाहर निकाले जाने का मतलब मौत से भी बदतर जिंदगी। वो जानते थे कि अभी पूरी सेना पर उनका वर्चस्व है, इसीलिए महापद्मनंदा सेना की मदद से पूरे राज्य पर अपना कब्जा स्थापित कर देते हैं और वहीं पर शिशुंगा डायनेस्टी का अंत हो जाता है और नंदा डायनेस्टी की शुरुआत होती है। महापद्मनंदा कुछ रिफॉर्म्स भी लाते हैं। उन्होंने लोगों पर लगाए हुए टैक्स कम कर दिए, सोसाइटी में इक्वालिटी लेके आए और साथ ही वो मगध राज का एक्सपेंशन भी करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है और सिंहासन पर उनके बेटे आ जाते हैं, धनानंद, जो कि महापद्मनंदा से बिल्कुल अलग थे। उसे राज्य की दिक्कतों से कुछ लेना देना नहीं था। उसने आते ही हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया और पहले से टैक्स की रकम भी काफ़ी बढ़ा दी। लोगों का महंगाई की वजह से जीना मुश्किल होने लगा। उसी समय भारत के नॉर्थ साइड में खबर आने लगी कि अलेक्जेंडर, जिसका मिडिल ईस्ट में काफ़ी बड़ा राज्य था, ग्रीक्स, इजिप्ट, पर्शिया समेत आधी से ज़्यादा दुनिया पर कब्जा कर रखा था, वो भारत की तरफ अब बढ़ रहा था। इसी के चलते तक्षशिला के गुरु, जो कि चाणक्य थे, वो धनानंद के पास आते हैं इस उम्मीद से कि धनानंद भारत के सभी महाजनपदों के राजाओं के साथ मिलकर अलेक्जेंडर को भारत पर कब्जा करने से रोक लेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। धनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती करके उसे महल के बाहर कर दिया और ये धनानंद की लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। चाणक्य प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो धनानंद के राज्य को खत्म कर देंगे। तक्षशिला लौटते वक्त उनकी नज़र कुछ बच्चों के ग्रुप पर पड़ती है। उस ग्रुप में कुछ बच्चे सिपाही बने हुए थे, कुछ दर्शक बने हुए थे और एक बच्चा था जो राजा बना हुआ था। चाणक्य उनके इस खेल को देख के रुक जाते हैं और ये खेल देखने लगते हैं। तभी एक बच्चा दूसरे बच्चे को पकड़ के खेल में बने राजा के पास आके बोलता है कि महाराज, आप इसे सजा दें, मैंने इसे मेरे घर पर चोरी करते हुए पकड़ा है। खेल में बना हुआ राजा सिपाही को आवाज़ लगाता है और कहता है कि चोर को 10 कोड़े मारो और मुझे 20 कोड़े मारो। इतनी अटपटी सज़ा सुन के चाणक्य खेल के बाद उस राजा बने बच्चे से पूछते हैं कि तुमने ये सज़ा क्यों सुनाई। वो बोलता है कि जिस राज्य में राजा के होते हुए राज्य के लोगों को चोरी करने की नौबत आ जाए, उस राज्य का तो सबसे बड़ा अपराधी राजा ही हुआ ना। बच्चा कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। और इस इंसिडेंट को देख के चाणक्य को समझ आ गया कि अगर कोई धनानंद के राज्य को ख़त्म कर सकता है तो वो ये बालक ही कर सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य एक गरीब फैमिली से आते थे। उनकी माँ राजमहल में दासी का काम करती थी। चाणक्य उनके घर जाते हैं और चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले जाने की मंजूरी लेते हैं। तक्षशिला उस समय पूरी दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध था, इसीलिए चंद्रगुप्त की फैमिली मान जाती है। तक्षशिला में चंद्रगुप्त मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हैं, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं। वो शिक्षा लेते हैं इकोनॉमिक्स की, फिलॉसफी की, एथिक्स की, कल्चर्स की, इंटरनेशनल रिलेशन की और लैंग्वेजेस की। और इन सभी चीज़ों पर चंद्रगुप्त मौर्य की पकड़ कितनी गहरी थी, ये इस बात से ही पता लग सकता है कि जिस बालक के पास ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं था, वो पूरे अखंड भारत का इकलौता शासक बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले भारत के नॉर्थ वेस्ट साइड में, यानी इस रीजन में, सिंध के लोअर रीजन के आसपास अपनी पकड़ बनाते हैं। वो छोटे छोटे राज्यों के साथ अलायंस बनाते हैं और साथ ही इसके धीरे धीरे अपने आसपास के राज्यों को अपने राज्य में शामिल कर लेते हैं। इस कूटनीति को सफल बनाने में उनके गुरु
चाणक्य भी उनके साथ शामिल थे। चाणक्य चाहते थे कि मगध पर भी चंद्रगुप्त का ही राज्य हो और धनानंद के राज्य का अंत हो। ऐसे चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी। चंद्रगुप्त अपनी मिलिट्री और चाणक्य के साथ मगध पर युद्ध छेड़ देते हैं, लेकिन धनानंद की आर्मी काफ़ी बड़ी थी उस समय। धनानंद की आर्मी में करीब 80,000 से भी ज़्यादा सैनिक मौजूद थे। कई घोड़े और हाथी भी शामिल थे। इसके कंपैरिजन में चंद्रगुप्त की सेना काफ़ी छोटी साबित हुई। युद्ध खत्म होते होते हालत ये हुई कि चंद्रगुप्त और चाणक्य को युद्ध से पीछे हटना पड़ गया, लेकिन धनानंद के सैनिकों ने चंद्रगुप्त और चाणक्य को हर तरफ से घेर लिया था, जिसकी वजह से चाणक्य और चंद्रगुप्त को कई दिनों तक जंगलों में छिप के भी रहना पड़ा। तब एक बार हुआ ये था कि इनका खाना भी खत्म हो जाता है और चंद्रगुप्त भूख से परेशान हो गए। तब चाणक्य को एक ब्राह्मण आदमी मिलता है जिसने तुरंत ही भोजन किया हुआ था। चाणक्य उस ब्राह्मण आदमी का पेट काट के चंद्रगुप्त को भोजन करा देते हैं, जबकि वो खुद भी एक ब्राह्मण थे। इसके बावजूद उन्होंने चंद्रगुप्त, जो कि एक शूद्र थे, उनके लिए एक ब्राह्मण को मार देते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि चाणक्य जात पात, ऊंच नीच, छूत अछूत जैसी चीज़ों से कोसों दूर थे। और साथ ही आप इसके ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि चाणक्य ने सिर्फ अपने बदले के लिए ही चंद्रगुप्त का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने बच्चे के समान मानते थे। इतिहास में अगर चाणक्य जैसे ब्राह्मण और होते तो जाहिर है हिंदू धर्म में जो लोग बटे हुए हैं ये कभी ना बटे हुए होते। कभी भी बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे धर्म हिंदू धर्म से ना निकलते। लेकिन इतिहास बदला नहीं जा सकता। चंद्रगुप्त और चाणक्य किसी तरह से जान बचा के सिंध वापस आते हैं। इस हार से वो ये समझ गए थे कि उन्हें और बड़ी सेना बनानी पड़ेगी। इस समय था करीब 323 BC के आसपास का। चंद्रगुप्त अब सिंध और पंजाब के ऊपर के राज्यों से युद्ध करके उन राज्यों को कॉन्कर करने लग जाते हैं, उन राज्यों को अपने साथ शामिल करने लग जाते हैं। कुछ ही दिनों में चंद्रगुप्त ने पूरे नॉर्थ वेस्ट के इलाके पर अपना राज्य स्थापित कर दिया, जिसकी वजह से उनकी सेना अब काफ़ी बड़ी हो गई थी। चंद्रगुप्त को समझ आ जाता है कि ये एक सही मौका है नंदा डायनेस्टी पर युद्ध छेड़ने का। चंद्रगुप्त इस बार पूरी तैयारी से मगध पर हमला कर देते हैं और कई दिन युद्ध चलने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर अपना परचम लहरा देते हैं और अपने गुरु की प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हैं। हिस्टोरियन बताते हैं कि धनानंद जंग हारने के बाद मगध से भाग जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता है। चंद्रगुप्त इसके बाद मगध का काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन करते हैं। 305 BC तक आते आते चंद्रगुप्त मौर्य आज के अफगानिस्तान के सरहदों तक अपना राज्य फैला देते हैं। वहाँ पर उनका युद्ध अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना से भी होता है। युद्ध में अलेक्जेंडर के गवर्नर सेलिकस लड़ते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य अलेक्जेंडर की सेना से भी युद्ध जीत जाते हैं। लेकिन इस युद्ध के बाद चंद्रगुप्त सेलिकस से ट्रीटी साइन करते हैं, जिसमें वो आज के अफगानिस्तान की ज़मीनों को मौर्य डायनेस्टी में शामिल कर लेते हैं। चंद्रगुप्त भारत के साउथ में भी एक्सपेंशन करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य पहले अकेले ऐसे शासक बन के उभरते हैं जिन्होंने भारत की इतनी बड़ी सरजमीन पर राज किया। ये भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसमें इंडस रिवर और गंगा रिवर एक ही डायनेस्टी का हिस्सा थे। कुछ समय तक राज करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म की तरफ झुकाव होने लगा। उन्होंने सारे राजपाट को अपने बेटे बिंदुसार को सौंप के जैन धर्म के मोंग भद्रबाहु की शरण में आ गए और उनके साथ ही सलेखना की समाधि पर चले गए। दरअसल सलेखना में होता ये है कि लोग इसमें खाना और पानी छोड़ के जंगल की तरफ निकल जाते हैं अपनी मृत्यु को पाने के लिए। ये एक तरह की समाधि है जैनिज्म में। और इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य का 42 साल की उम्र में अंत हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य एक करारा जवाब है उन सभी लोगों के लिए जो एक इंसान की क्षमताओं को, योग्यता को, उसके भविष्य को उसकी जाति देख के तय करते हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं तो उन्हें ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी पता लग सके कि लोअर कास्ट के लोग कौन थे, उन्होंने क्या किया है और वो क्या क्या कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने इतिहास को जान सके और उस पर गर्व महसूस कर सके। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं।
हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।